हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट नोट्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नीट 2025। क्योंकि मालूम है बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स ड्रॉपर होते हैं, तो ड्रॉपर स्टूडेंट्स को पूरा चैप्टर ना पढ़कर उसका जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है बस उसको याद रखना चाहिए। तो इसमें से जो सेकेंड चैप्टर है जो भी मुझे लगा कि खास पॉइंट है, और इसी क्वेश्चन में खूब हर साल क्वेश्चन इसी सब से आते हैं जो शॉर्ट नोट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसीलिए इसको आप अच्छे से देखिए और आप भी हो सके तो नोट्स कर लीजिए ताकि बार बार इसको पढ़ें। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं स्टार्टिंग से कि लिनियस ने सबसे पहले दो किंगडम दिया था जिसमें प्लांटी और एनिमल्स के बारे में बताया गया था। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था लिनियस के द्वारा। फिर उसके बाद है अर्नस्ट हैकल जो थ्री किंगडम दिया था प्रोटिस्टा, इसमें ऐड कर दिया गया था। तो अर्नस्ट हैकल के द्वारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था जिसमें प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया जिसमें आया। फिर उसके बाद है हर्बर्ट एफ कोपलैंड, इन्होंने चार किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने मोनेरा को ऐड कर दिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और आर.एच. व्हिटेकर ने पांच किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने ये पांचों को रखा। तो मालूम होगा कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो आर.एच. व्हिटेकर ने मेनली क्या ऐड कर दिया, फंगी ऐड कर दिया, जिसको फंजाई भी हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ तक जो खास बातें हैं वो ध्यान रखिए। लिनियस ने दो किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नस्ट हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने चार किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और आर.एच. व्हिटेकर ने पांच किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। जो आर.एच. व्हिटेकर ने पांच किंगडम क्लासिफिकेशन किया उसमें पांच डिवाइडिंग फीचर भी ये सब था, जिसमें पहला सेल टाइप, दूसरा सेल वाल था। ये पांच डिवाइडिंग फीचर याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं कि आर.एच. व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया गया था वह कौन कौन से आधार पर किया गया था। तो सेल टाइप, दूसरा सेल वाल के बेसिस पे, थर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर, फोर्थ है बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, फिफ्थ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तो ये पांच बेसिस, सेल टाइप, सेल वाल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन वही सब बता रहे हैं। नहीं तो इधर उधर बताने के लिए तो बहुत चीज़ बता सकते थे। अब मोनेरा में जो बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है उसमें से जो खास बातें हैं याद रखने वाला है वो यहाँ पे लिखे हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर हेट्रोसिस्ट, तो हेट्रोसिस्ट जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, नॉस्टक हो गया और एनाबेना हो गया। ये क्वेश्चन नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध से दही बनने में जो हेल्प करता है वह हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, तो ध्यान में रख लीजिए। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक भी बनता है तो वह हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं जो मोनेरा के अंतर्गत आता है। नाइट्रोजन फिक्स इन लेग्यूम रूट, अगर लेग्यूम जो प्लांट होते हैं उसके रूट में अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो उससे साइट्रस कैंकर डिजीज हो जाते हैं प्लांट में। तो नाइट्रोजन फिक्स अगर लेग्यूम रूट में होते हैं तो उसमें साइट्रस कैंकर डिजीज होते हैं, ये ध्यान में रख लीजिए। इन अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स, ऐसे जनरली बाइनरी फिजन करते हैं जब उसका फेवरेबल कंडीशन होता है। जब वह अनफेवरेबल कंडीशन में आता है तो वह स्पोर का प्रोडक्शन करने लगता है। तो मोनेरा में कुछ पॉइंट था याद रखने वाला, बता दिया। अब प्रोटिस्टा में है, प्रोटिस्टा का जनरल चार ये क्लासीफाई किया गया है चारों, तो वो हम चारों को देख रहे हैं। तो सबसे पहला है क्रिसोफाइट्स। क्रिसोफाइट्स में डाइटम एंड गोल्डन एल्गी आता है। तो क्रिसोफाइट्स का एग्जाम्पल रख लीजिए याद, क्योंकि एग्जाम्पल ही बहुत खास यहाँ पे है डाइटम एंड गोल्डन एल्गी, जिसमें डेस्माइट्स, गोल्डन एल्गी को डेस्माइट्स भी कहते हैं। तो गोल्डन एल्गी को डेस्माइट्स कहते हैं, एग्जाम्पल होगा क्रिसोफाइट्स का डाइटम एंड गोल्डन एल्गी। इसका सेल वाल देखेंगे, दो थीन ओवरलैपिंग होते हैं, दो थीन ओवरलैपिंग होते हैं। शेल इसका कवर शेल वाल में देख रहे हैं, और वाल इसका एम्बेडेड इन सिलिका, वाल जो होते हैं वह सिलिका में एम्बेडेड होते हैं। तो ये पॉइंट था, बता दिए। अब आता है डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स दो फ्लैजिला होते हैं, एक वर्टिकल होते हैं एक ट्रांसवर्सल, इसलिए इसका डायनोफ्लैजिलेट नाम पड़ा। यह मेराइन एनिमल है, मतलब मेराइन प्रोटिस्टा है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वह गौनी
ओलक्स होते हैं, ये ध्यान में रख लीजिए। रेड डायनोफ्लाइजिलेट हो गया, गोनी ओलक्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, वही मल्टीप्लिकेशन करता है। दैट दे मेक सी अपीयर्स रेड टॉक्सिन रिलीज्ड बाय देम फिस्टाइड। तो रेड डायनोफ्लाइजिलेट जो होते हैं गोनी ओलक्स होते हैं, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, वह रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। दैट दे मेक सी अपीयर्स रेड, तो उसी के कारण रेड सी दिखाई देता है कि गोनी ओलक्स के कारण, और वो जो है टॉक्सिन रिलीज करता है जिससे बहुत सारे फिश भी मर जाते हैं। तो डायनोफ्लाइजिलेट में देख लिए रेड डायनोफ्लाइजिलेट जिसको गोनी ओलक्स कहते हैं, ये एग्जाम्पल ध्यान में रखिए। यूग्लिनोइड्स में देख रहे हैं कि इसमें 1 शॉर्ट और 2 लॉन्ग फ्लैजिला होते हैं यूग्लिना में, तो ये खास पॉइंट है। एक शॉर्ट और 2 लॉन्ग फ्लैजिला होते हैं यूग्लिना में। अब स्लाइमुड्स के बात करते हैं, प्लाज्मोडियम सैप्रोफाइट, ये जो होते हैं सैप्रोफाइट होते हैं स्लाइमुड्स, और ये प्लाज्मोडियम को प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर हैव ट्रू वाल, जो प्लाज्मोडियम जैसे इसका स्पोर होते तो उसके पास बहुत ट्रू वाल होते हैं। तो जो खास पॉइंट है वही आपको हम बता रहे हैं। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन के बात करते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन में तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन यहाँ पे है कि आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट डिजीज। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन होता है वह फ्री भी रह सकता है और किसी के अंदर मतलब पैरासाइट के फॉर्म में भी रह सकता है। जैसे एग्जांपल है स्लीपिंग सिकनेस, जो होते हैं ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है जो ट्राइपैनजोमा के द्वारा होते हैं। तो ध्यान में रखना है, ये खास क्वेश्चन है कि ट्राइपैनजोमा या स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है, तो ये ट्राइपैनजोमा के द्वारा होता है। तो आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट डिजीज के करता है। अब हम देख लिए मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, अब फंगी के बारे में जानते हैं। तो फंगी है व्हीट रस्ट कॉजेज पक्सिनिया, तो जो व्हीट में रस्ट कॉज करता है, गेहूं में रस्ट कॉज करने का काम यह पक्सिनिया करता है जो कि फंगी है। तो ध्यान में रख लीजिए कि व्हीट रस्ट कौन कॉज करता है, तो पक्सिनिया। पक्सिनिया एक तरह का फंगी है। अब है यहाँ पे नेटवर्क ऑफ हाइफा को माइसिलियम कहते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफा, हाइफा इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये हाइफा हो गया। और यही बहुत सारा अगर हाइफा इस तरीके से हो गया देख सकते हैं तो यह माइसेलियम कहलाएगा। तो बहुत सारे हाइफा को माइसेलियम कहते हैं। अब मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म अगर होता है, जिससे यहाँ पर ये है, ये माइसेलियम बना दी। इसमें इस तरीके से देखिए जो गोल गोल कर रहे हैं वो सब न्यूक्लियस है। अगर एक में बहुत सारा न्यूक्लियस है तो उसको कोएनोसाइटिक हाइफा कहते हैं। तो कोएनोसाइटिक हाइफा समझ गए क्योंकि आगे चलकर ये आपको थोड़ा सा काम आएगा। देख सकते जैसे यहाँ पे है कोएनोसाइटिक हाइफा, इसमें मल्टी इस तरीके से काम आएगा। तो कोएनोसाइटिक हाइफा समझ गए कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होते हैं। अब हेटेरोथैलिक नो जेनेटिक, हेटेरोथैलिक मतलब हो गया कि नो जेनेटिकली सिमिलर। एग्जाम्पल राइजोपस पक्सिनिया। हेटेरोथैलिक फंगी उसको कहते हैं। हेटेरोथैलिक फंगी का मतलब हो गया कि यह जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते हैं, तो उसको हेटेरोथैलिक फंगी कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फंगी का 4 क्लास है। एक फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स। तो फाइकोमाइसिट्स का जो खास बातें हैं याद रखने वाला वो कर लीजिए। फाइकोमाइसिट्स यह एक्वेटिक होते एंड डिकेइंग वुड ऑब्लिगेट ऑन पैरासाइट, मतलब यह जनरल पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होते। और यह डिकेइंग वुड जो सड़ता गलता हुआ अगर आप देखें कोई लकड़ी तो उस पर भी फाइकोमाइसिट्स होते हैं। और यह पैरासाइट को ऑब्लिगेट भी करने का काम करता है, पैरासाइट पर ऑब्लिगेट करता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट देख लिए फाइकोमाइसिट्स का, ये हैबिटेट के बारे में। अब एस्कोमाइसिट्स के देखते हैं, या सैप्रोफाइट होते हैं। सैप्रोफाइट मतलब समझ सकते हैं कि यह सड़े गले पदार्थ पर रहते हैं। तो सैक फंगी जिसको कहते हैं सैप्रोफाइट पर रहते हैं। तो ये सैक फंगी हो गया एक्वेटिक। अब उसके बाद बेसिडोमाइसिट्स देख लेते हैं, इसका हैबिटेट कहाँ होता है, सॉइल में। लॉक्स ऑन ट्री स्टम्प, लॉक्स मतलब जहाँ पर ट्री का बहुत सारा लॉक्स होते हैं वहाँ पर बेसिडोमाइसिट्स का स्थान होता है। अब डिट्रोमाइसिट्स देखेंगे तो ये भी सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब ये भी सड़े गले पदार्थ पर होते हैं। तो हैबिटेट तो देख लिए सबका, ये एक्वेटिक एंड डिकेइंग वुड ऑब्लिगेट ऑन पैरासाइट, और ये सैप्रोफाइट होते हैं जिसको सैक फंगी कहते हैं। बेसिडोमाइट्स या सॉइल लॉक्स ऑन ट्री और स्टम्प पर ये होते हैं, सैप्रोफाइटिक ये होते हैं।
अब ये देख लेते हैं एसेप्टेड एंड कोइनोसाइटिक हाइफा होते हैं। एसेप्टेड मतलब सिर्फ एक ही ये होते हैं, एसेप्टेड एंड कोइनोसाइटिक हाइफा एक ही होता है और इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस होते हैं। तो ये फाइकोमाइसिट्स का कैरेक्टर है। तो जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस तरह से आता है ज़्यादा क्वेश्चन। तो एसेप्टेड एंड कोइनोसाइटिक हाइफा होते हैं फाइकोमाइसिट्स का। और इसमें देख रहे हैं यहाँ पर तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें सेप्टेड ये जो सब देख रहे हैं इसमें ब्रांच्ड एंड सेप्टेड हाइफा होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही है और वो बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो कोइनोसाइटिक हाइफा हो गया और एक ही होता है इसलिए एसेप्टेड। और यहाँ पर सेप्टेड बहुत सारे होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेड हाइफा होता है। तो ये भी ध्यान रख लीजिए एस्कोमाइसिट्स का, यह सेप्टेड हाइफा और ब्रांच्ड हाइफा होते हैं। ये भी ब्रांच्ड सेप्टेड होते हैं, ये भी ब्रांच्ड जो होते हैं सिर्फ एक एसेप्टेड होते हैं, ये ध्यान में रखना है ज़्यादा, नहीं तो ये तीनों में सिमिलर होते हैं। अब उसके बाद है एग्जाम्पल खास है। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको 10-12 एग्जाम्पल दे देंगे और उसमें से पूछेंगे कि इसमें से आप एस्कोमाइसिट्स बेसिडोमाइसिट्स ये सब कितना है, और इस तरह से क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एग्जाम्पल याद रखिए। फाइकोमाइसिट्स का एग्जाम्पल हो गया म्यूकर, राइजोपस जिसको ब्रेड कहते हैं, मतलब ब्रेड पर ये होते हैं राइजोपस, और एल्बुगो जो कि पैरासाइट और फंगी होते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत खास है फाइकोमाइसिट्स का, म्यूकर हो गया, राइजोपस, एल्बुगो जिसको पैरासाइट और फंगी मतलब फंगी पर ये पैरासाइट होते हैं एल्बुगो। ये असेक्सुअल स्पोर इसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल, अगर मतलब इसमें दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। अगर असेक्सुअल होते तो उसके लिए स्पोर प्रेजेंट होता है। अब एस्कोमाइसिट्स का देख लेते हैं। यहाँ पर इसका एग्जांपल जो पेनिसिलियम होते हैं, यह मल्टी सेलुलर होता है, और ईस्ट जो होते हैं इसका एग्जांपल में वह यूनिसेलुलर होते हैं। तो पेनिसिलियम मल्टी सेलुलर, ईस्ट यूनिसेलुलर होते हैं। एस्कोमाइसिट्स में यह दोनों होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी। तो ध्यान में रखिए पेनिसिलियम मल्टी सेलुलर और ईस्ट यूनिसेलुलर होता है जो एस्कोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है, और बहुत सारा एग्जाम्पल है वो ध्यान में रख लीजिए। एस्परजाइलस, फिर है क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ये तीनों जो है वह एस्कोमाइसिट्स में आते हैं। इट्स यूज्ड एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क, बायोकेमिकल जितना भी सारा काम होते हैं या जेनेटिकली बहुत सारा वर्क होते हैं, तो उसमें ये सब का यूज किया जाता है। एस्परगाइलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा का। मोरेल्स एंड ट्रफल्स एडिबल होते हैं, जो यहाँ पर देख रहे हैं ये भी मोरल्स एंड ट्रफल्स, ये ऐसा एस्कोमाइसिट्स वाला फंगी है जो खाने में स्वादिष्ट होते हैं। तो देख रहे हैं कि फंगी काफ़ी कितना सारा वैराइटीज है, फ़ायदे से लेकर नुकसान से लेकर हर तरह के काम में ये उपयोग हो रहा है एस्कोमाइसिट्स। तो एस्कोमाइसिट्स में देख लिए पेनिसिलियम मल्टी सेलुलर, ईस्ट जो है यह यूनिसेलुलर है। एग्जाम्पल एस्परगाइलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, इसका एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है बायोकेमिकल एंड एक्सटेंसिवली जेनेटिकल वर्क में होता है। मोरल्स एंड ट्रफल जो होते हैं एडिबल होते हैं। अब बेसिडोमाइसिट्स में आते हैं, बस सबका एग्जाम्पल ही सबसे ज़्यादा खास है इसलिए याद रख लीजिए कोई भी तरीका से। अब यहाँ पे है कि यहाँ जो रिप्रोडक्शन करते हैं बेसिडोमाइसिट्स, इसको ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल भी कहते हैं, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल। फ्रेगमेंटेशन होता है, फिर प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले इसमें क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेशन मतलब समझ रहे हैं कि इस तरह से कोई बॉडी है, तो इस बॉडी सबसे पहले 2 भाग में टूटता है। 2 भाग में टूट जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लाज्मोगैमी, यानी कि दो बॉडी का ये है प्लाज्मा इसका जुड़ता है। प्लाज्मोगैमी के बाद डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं वह जीनोटाइप कैरियोगैमी करता है। पहले प्लाज्मोगैमी होने के बाद अब दोनों का न्यूक्लियस आपस में आता है, देख सकते हैं ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसके पास में आ गया। तो सबसे पहले टूटता है फ्रेगमेंटेशन, फिर यहाँ पर ये प्लाज्मोगैमी होता है, डिफरेंट ऑर्गन जीनोटाइप के होते हैं, तब कैरियोगैमी होता है। कैरियोगैमी के होने के बाद यहाँ पर मियोसिस प्रोसेस होते हैं जिसके दौरान 4 बन जाते हैं, जिसमें बेसिडोस्पोर बनते हैं। यह एक्सोजीनसली फ्रूटिंग बॉडी बेसिडोकार्प होते हैं, बेसिडोकार्प होते हैं इसका बॉडी। एग्जाम्पल फिर से आ गया एगारिकस जिसको मशरूम कहते हैं, यूस्टिलागो जिसको स्मूथ कहते हैं, पक्सिनिया जिसको रस्ट फंगस कहते हैं। तो एगारिकस, यूस्टिलागो और पक्सिनिया ये इसका ब्रैकेट वाला नाम कहते हैं, मशरूम एंड नोन एज, तो ये सब ऑप्शन दे देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए एगारिकस को कहते हैं
यूस्टिलागो जिसको स्मूथ को कहते हैं, फिर पक्सिनिया रस्ट फंगस होते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ड्यूट्रोमाइसिट्स में आते हैं। ड्यूट्रोमाइसिट्स से ये भी सैप्रोफाइट ये सब जान चुके हैं। यहाँ ड्यूट्रोमाइसिट्स का बात करेंगे। यह ड्यूट्रोमाइसिट्स एस्कोमाइसिट्स और बेसिडोमाइसिट्स दोनों की तरह रिप्रोडक्शन में, मतलब दोनों के बीच का रिप्रोडक्शन करते हैं। ये इसीलिए इसको ड्यूट्रोमाइसिट्स को इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यह एस्कोमाइसिट्स की तरह होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं सेक्सुअल यह बेसिडोमाइसिट्स की तरह होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है कि सबसे पहले यह इसका फ्रेगमेंटेशन होता है, देन प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर यह बहुत सारे स्पोर्स को फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से भी रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड एस्कोमाइसिट्स की तरह यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसीलिए यह ड्यूट्रोमाइसिट्स मतलब इम्परफेक्ट फंगी कहलाता है। तो एसेक्सुअल को कोनिडिया कहते हैं, जो एसेक्सुअल बनते हैं बहुत सारे स्पोर। एग्जाम्पल फिर से आ गया, अल्टरनेरिया, कॉल्ड, ये टॉट्रिकम, फिर है ट्राइकोडर्म। तो इस तरह के ये सब यहाँ पे देख रहे हैं। तो ड्यूट्रोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, फाइकोमाइसिट्स, तो इतना सारा यहाँ पर हमने देख लिया। अब यहाँ ये ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा खास जो है वह ड्यूट्रोमाइसिट्स का, बेसिडोमाइसिट्स का, एस्कोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है। तो फाइकोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो, पैरासाइटोन, फंगी पर ये होते हैं। एस्कोमाइसिट्स का एस्परगाइलस, न्यूरोस्पोरा, इट्स यूज्ड, मतलब यहाँ पर एस्परगाइलस, पेनिसिलियम, ईस्ट, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स, ट्रफल्स, ये सब एस्कोमाइसिट्स है। बेसिडोमाइसिट्स में आता है एगारिकस जिसको मशरूम कहते हैं, यूस्टिलागो स्मूथ कहते हैं, पक्सिनिया जिसको रस्ट फंगस कहते हैं। यहाँ पे है अल्टरनेरिया जिसको टॉट्रिकम, ट्राइकोडर्म कहते हैं। ये सब शॉर्ट नोट्स में हम बता भी देंगे, याद करने का ट्रिक अभी सोचना पड़ेगा तो सोच लेंगे। अब तीसरा देख लिए फंगी, चौथा प्लांटी में देख लेते हैं। इस चैप्टर में जो दिया गया था थोड़ा सा बात की, ब्लैडर वर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप जो होते हैं वह इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। एंड कसकटा जो होते हैं, कसकटा एक ऐसा प्लांट है जो पैरासाइट होते हैं, समझ सकते हैं, प्लांट होने के बाद भी दूसरे पर निर्भर रहकर भोजन करता है। तो इस तरह के भी प्लांट होते हैं, और इस तरह के भी प्लांट होते हैं जो इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट को खाने वाला भी प्लांट होते हैं। तो यहाँ पे ब्लैडर वर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप, यहाँ पर ये दो ऐसे प्लांट हैं जो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब एनिमल्स के बारे में, तो एनिमेलिया के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे भी हैं मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ना पांचों किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया, उसको हम अलग से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है पास्टर डीजे इवोनोस्की ने 1892 में मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको के चलते उन्होंने पास्टर डीजे इवोनोस्की ने 1892 में वायरस का खोज किया, जो मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको यानी कि टोबैको मोजैक वायरस जिसको कहते हैं टीएमवी, तो उसका खोज किया। तो इस तरीके से वायरस का खोज पास्टर ने किया था, पास्टर डीजे इवोनोस्की ने 1892 में। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, पास्टर डीजे इवोनोस्की ने 1892 में मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको में खोज किया। उसके बाद एम.डब्ल्यू. बेजेरनिक जो 1898 में डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्टेड इन्फेक्टेड टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी, मतलब अगर टोबैको से अगर वायरस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा जो कि लिविंग रहना चाहिए, अगर हेल्दी में अगर पहुंचा दिया जाएगा तो वह उसको इन्फेक्शन हेल्दी को कर सकता है। तो इसीलिए कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटाजियम वार्बियम फ्लूइडम, जिसको इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा, मतलब वायरस को इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड किसने कहा, तो एम.डब्ल्यू. बेजेरनिक ने। ये सब ज़्यादा खूब क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसको याद रख लीजिए, इसीलिए पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड कर लिए, जो बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ता है, ये सब अक्सर भूल जाते हैं। एम.डब्ल्यू. बेजेरनिक ने 1898 में डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्टेड इन्फेक्टेड टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी, कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटाजियम वार्बियम फ्लूइडम, जिसको इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहते हैं। एम.डब्ल्यू. बेजेरनिक ने देख लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं W.M. स्टेनले ने। W.M. स्टेनली 1935 शोड वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, वो तो बोले कि यह इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होते हैं, वायरस से
M.W. वैज्ञानिक ने, लेकिन W.M. स्टेनले ने कहा कि जो वायरस होते हैं वह क्रिस्टलाइज्ड भी हो सकते हैं और उसके अंदर प्रोटीन भी होता है। इट ऑब्लिगेट पैरासाइट वायरस हैव जेनेटिक मटेरियल आइदर RNA और DNA। तो W.M. स्टेनले ने ये बात बोला। W.M. स्टेनले 1935 शोड वायरस कोड भी क्रिस्टलाइज्ड एंड कंसिस्ट प्रोटीन बना होता है उसमें। इट ऑब्लिगेट पैरासाइट वायरस हैव जेनेटिक मटेरियल आइदर RNA और DNA, मतलब कोई एक ही चीज़ हो सकता है, RNA या DNA हो सकता है, दोनों चीज़ नहीं होता वायरस के पास। वायरस है न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस के पास न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। एंड जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वह इन्फेक्शियस होते हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल के कारण ही इन्फेक्शन होता है। अब यहाँ पे एक और जब सबसे ज़्यादा मतलब ख़ास बात है कि इन्फेक्टेड एनिमल, अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है वायरस से, तो वायरस का जो उसमें रहेगा, अगर एनिमल के पास इन्फेक्टेड हुआ तो उसके पास डबल स्टैंडर्ड RNA होगा या डबल स्टैंडर्ड DNA होगा वायरस का। लेकिन वहीं पे अगर प्लांट में कोई इन्फेक्ट करता है वायरस तो उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा या सिंगल स्टैंडर्ड DNA होगा। तो लेकिन दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो इसीलिए कोई ये ही रहेगा नहीं तो यही रहेगा अगर इन्फेक्टेड एनिमल वायरस है तब। एनिमल वायरस इन्फेक्ट मतलब एनिमल्स को जो इन्फेक्ट करेगा वायरस तो उससे ये सब डिजीज हो सकती है, जैसे मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स जानते होंगे, हर्पी जानते होंगे, फिर इन्फ्लुएंजा एड्स ये सब जानते होंगे। तो ये सब एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है वायरस। अब प्लांट्स को भी करता है, जैसे मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग एंड येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ये सब प्लांट वायरस इन्फेक्ट करता है। तो इतना सारा प्रॉब्लम होते हैं। अब वायरस के बारे में तो हम लोग समझ लिए, अब वायरोवाइट्स के बारे में जानते हैं। वायरोवाइट्स भी है 1970, टीओडाइनर कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। वायरोवाइट का खोज उन्होंने टीओडाइनर ने किया। देखिए टीओ और वायरोवाइट इस तरीके से ओ आ रहा है, तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। 1970 में टीओडाइनर ने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज था पोटैटो को, तो उसी में से उन्होंने वायरोवाइट का खोज की। इट्स ए फ्री RNA एंड लैक प्रोटीन कोड फाउंड इन वायरस, सो वायरोवाइट, मतलब उसमें जो इट्स फ्री RNA जो उसके अंदर RNA था और प्रोटीन की कमी थी, तो इस तरह का कोड वायरस में देखा गया जैसा इसमें देखा गया था वायरोवाइट में। तो इसीलिए वायरस से रिलेटेड मिलता जुलता नाम रख लिया था वायरस, सो वायरोवाइट। तो वायरस के जैसा ही उसके अंदर मटेरियल मिला तो इसलिए वायरोवाइट नाम रख लिया गया 1970 में टीओडाइनर के द्वारा। इट्स RNA जो होता है वह लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। इट्स RNA मॉलिक्यूलर वेट लो, तो बहुत कम डिफरेंस है। तो वायरस से वायरोवाइट का खोज हुआ। प्रायोंस बात करेंगे तो यह वायरस के साइज़ के बराबर होता है। जितना ज़्यादा साइज ट्रांसमिटेड न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जो प्रायोंस होते हैं, प्रायोंस भी यह ऐसा मतलब आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसमिटेड न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को करता है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन इसके अंदर होते हैं, बहुत सारा घुमावदार प्रोटीन इसके अंदर होते हैं। इट्स डिजीज़ ये बहुत फेमस है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE, कॉमनली काउ मतलब कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज ये नाम है, शायद गाय को पागल जैसा बना देता होगा ये जो है प्रायोंस, तो इसीलिए मैड काउ डिजीज कहते हैं BSE को। BSE का नाम हो गया बोवाइन, B से बोवाइन, S से स्पॉन्जिफॉर्म और E से हो गया इंसेफेलोपैथी। तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी इसको कहते हैं क्योंकि मैड काउ डिजीज होता है वह प्रायोंस के द्वारा। इन कैटल CR जैकोब डिजीज होते हैं, जो घास चलने वाले होते हैं उसके अंदर CR जैकोब डिजीज होते हैं प्रायोंस के द्वारा। और एक अलग से बात यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट कहते हैं, एल्गल कंपोनेंट को, और फंगल कंपोनेंट को यहाँ पर जो कहते हैं वह माइकोबायोन्ट कहते हैं। तो ये जो लगा जो इम्पोर्टेंट बातें वहाँ पर आपको बता दिए। अगर कोई आपका राय विचार हो तो ज़रूर कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम हो फिर भी कमेंट करें, कोई हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।